दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट पे डिस्कस करूंगा इसको कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 1830s में इंग्लिश लैंग्वेज शामिल हुई और किसने इसको शामिल किया, किसका इसका मेजर रोल था इस लैंग्वेज को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शामिल करने का। और दोस्तों हो सकता है ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, इंग्लिश लैंग्वेज उन देशों में 3 टाइप से यूज़ होती है। पहले टाइप के देश वो जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी मदर टंग मान रखा है, यानी कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अपने ऑफिशियल कामों में और सब जगह पर वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन देशों में बस इंग्लिश ही चलती है। इंग्लिश को इन्होंने मदर टंग भी मान रखा है और सरकारी कामों में भी ये इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन देशों ने पहला दर्जा अंग्रेजी भाषा को ही दे रखा है। दूसरे टाइप के देश वो जिनमें इंग्लिश उतनी ही ज़रूरी है जितनी उनकी खुद की मदर टंग, जैसे इंडिया, सिंगापुर, इजराइल और साउथ अफ्रीका। मतलब इन देशों में इंग्लिश लैंग्वेज की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी इनकी खुद की मदर टंग की, और इंग्लिश के बिना काम नहीं चल सकता। और इंग्लिश को ये देश अपनी मदर टंग भी नहीं बना सकते, यानी कि ना तो इसको कंप्लीटली पकड़ सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। इंडिया में तो इंग्लिश को हिंदी के बाद में दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। यहाँ पर इंग्लिश स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है और ऑफिशियल कामों में भी इसका उतना ही यूज़ होता है जितना कि हिंदी का। तीसरे टाइप के देश होते हैं दोस्तों चाइना और जापान जैसे। इन देशों में आप देखोगे इंग्लिश का इतना यूज़ नहीं होता। इन देशों में इंग्लिश को बस एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, यानी कि यहाँ इंग्लिश बस बिजनेस या फिर दूसरे देशों के साथ ट्रेड के पर्पज से ही यूज़ की जाती है। और इंडिया जैसे देशों की तरह यहाँ पर इंग्लिश सोशल इंटरेक्शंस में यूज़ नहीं की जाती। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ऐसा नहीं समझा जाता कि इंग्लिश नहीं आती तो कोई अनएजुकेटेड है, क्योंकि ये लोग अच्छे से समझते हैं इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। ये इंग्लिश बोलना ये साबित नहीं करता कि बंदा एजुकेटेड है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आई कैसे। दोस्तों हम सबको पता है कि अंग्रेज हमारे देश में तब आए थे जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो रहा था, यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब ने तो खैर अपनी आंखों के सामने अपना एम्पायर ख़त्म होते हुए देखा था। ये लास्ट पावरफुल मुगल राजा था दोस्तों। इसके बाद में कोई पावरफुल राजा हुआ ही नहीं जो मुगल एम्पायर को इससे बेहतर संभाल सके। जिस वक्त अंग्रेज शुरू शुरू में इंडिया में आए तो इनका कोई मकसद नहीं था कि इंडिया में अपनी लैंग्वेज फैलाएंगे। इनका बस मकसद ये था कि इस देश के साथ व्यापार करना है कैसे भी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज जाकर के डायरेक्टली इंडिया की बड़ी पैसे वाली फैमिलीज से जाकर के कम्युनिकेट करते थे। और दोस्तों उस टाइम पे ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी बात है कि उस टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की जनता के लिए लिंगुआ फ्रैंका नहीं थी। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है ये दोस्तों? लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जिससे बाकी सारी लैंग्वेजेस से कम्युनिकेट किया जा सके। जबकि आज इंग्लिश लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका है, क्योंकि आज अगर हमें तमिल नहीं आती और जाकर के हम लोग तमिलनाडु के लोगों से बात करें तो कैसे करेंगे? इंग्लिश में ही करेंगे। तो इंग्लिश आज लिंगुआ फ्रैंका है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक ब्रिज, बात करने के लिए एक ब्रिज। तो ये लोग यहाँ पर इंडिया में आ करके इंडिया की बड़ी पैसे वाली फैमिलीज से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक चीज़ चलती आई है इंडिया में। कोई भी आता था इंडिया में तो अपने साथ में एक धर्म प्रचारक को लाता था, चाहे वो मुगल हो या फिर कोई भी हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ में धर्म प्रचारकों को नहीं लाई। क्यों नहीं लाई? क्योंकि उनको डर था कि अगर ये धर्म प्रचारक इंडिया में आकर इंडियंस को क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में सिखाना शुरू कर दिए तो हमारे व्यापार पर असर पड़ेगा। मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का ये खेल तब तक चला जब तक चार्टर एक्ट 1813 नहीं आ गया। चार्टर एक्ट 1813 क्या था दोस्तों? इस एक्ट के आने के बाद में इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार पे मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया सबसे पहले तो। दूसरा, यहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार शुरू हुआ इंडिया के अंदर। अंग्रेजों के धर्म प्रचारक होते थे, उनको बोला जाता था क्रिश्चियन मिशनरीज।
इस एक्ट के आने के बाद में ये मिशनरीज इंडिया में आए और क्रिश्चियनिटी का इन लोगों ने प्रचार किया। और दोस्तों इन क्रिश्चियन मिशनरीज को 1 लाख रुपए सालाना मिलते थे कि क्रिश्चियन रिलीजन का इंडिया में प्रचार करो, क्रिश्चियन रिलीजन के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ पर प्रचार करो। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के आने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर तो कम हो ही रही थी और डायरेक्ट क्राउन की पावर बढ़ रही थी। क्राउन इन मिशनरीज को सपोर्ट करता था। और दोस्तों इन्हीं मिशनरीज के आने के बाद में इंडिया में 1813 से लेकर के 1857 तक, जब तक कि क्रांति नहीं हो गई, तब तक इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स खोले गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल्स। और इनके अलावा बॉम्बे और कलकत्ता, मद्रास, इनमें यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई। दोस्तों अब आती है दोस्तों मेन मुद्दे की बात कि इंग्लिश इंडिया में पब्लिक को पढ़ाना कब शुरू हुई और किसने इसको शुरू किया। तो दोस्तों 1830 के दशक से, यानी कि 1830 से। इसमें मेजर रोल था थॉमस बेबिंगटन मकाउले का, जिसको लॉर्ड मकाउले भी कहते हैं। दोस्तों लॉर्ड मकाउले 1834 में इंडिया आया और इस बंदे ने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को इंडियन एजुकेशन में शामिल करने की बात कही। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस टाइम पर इंडिया में फारसी लैंग्वेज ऑफिशियल कामों में यूज़ होती थी इंडिया के, तो इसने उसे रिप्लेस कर दिया इंग्लिश के साथ में, यानी इंडिया में इंग्लिश अब एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होगी। और इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल्स में भी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। यानी ये एक सिस्टम से इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एंशिएंट एजुकेशन के बराबर ला रहा था, इंडिया की जो प्राचीन एजुकेशन थी उसके बराबर ला रहा था। तो इसकी स्ट्रेटजी के अनुसार अगले 20 सालों के अंदर इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल्स खोले गए और ज़्यादातर स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी। लेकिन इसी के साथ दोस्तों लॉर्ड मैकाउले एक बात और कहता था कि अगर हम डायरेक्टली इनको जाकर के इंग्लिश पढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें ऐसे इंडियंस की ज़रूरत है जो इंग्लिश जानते हों, वो इनको इंग्लिश पढ़ाएंगे, हमारे लिए टूल का काम करेंगे वो इंडियंस। यानी मैकाउले की खुद की बोली हुई एक कोटेशन है, मैं आपको बताता हूँ, ये इंग्लिश में कोटेशन है, इसको ट्रांसलेट करता हूँ। वो ऐसे लोगों की एक क्लास होगी जो कलर और खून से तो इंडियन होगी, लेकिन टेस्ट, ओपिनियन और मॉरल्स और सोचने समझने में इंग्लिश होगी। अंग्रेजों ने दोस्तों संस्कृत और फारसी लैंग्वेज की बजाय इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट आगे से खर्चा करती थी इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में पढ़ाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के मांगने पर वो फंड देती थी। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि सारे के सारे अंग्रेज इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम लोग हमारे पैसे का सही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन एस्टेब्लिश करके। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड मैकाउले इंडियन एजुकेशन में अपने मिनट के लिए जाना जाता है, जिसको बोला जाता है मैकाउलेज मिनट। दोस्तों फरवरी 1835 में इसने अपने मिनट को पेश किया था उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने, और गवर्नर जनरल ने इसको अप्रूव कर दिया। दोस्तों मैकाउले की ये रिकमेंडेशन थी उस टाइम पर अपने मिनट में कि अरेबिक और संस्कृत की जो बुक्स है उनकी प्रिंटिंग पर रोक लगाई जाए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैकाउले ये मानता था, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कहकर सपोर्ट किया है अपने मिनट में, कि इंग्लिश मॉडर्न नॉलेज पाने के लिए एक की लैंग्वेज है, बहुत ही यूज़फुल है, जो अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज नहीं है। साइंस अगर हमें पढ़नी होगी तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ इसने बोली कि जैसे ग्रीक, लैटिन और दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लैंड में रेनेसा आया था, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज से इंडिया में रेनेसा आएगा, और लोग भी संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेज से ज़्यादा इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे। कि इस लैंग्वेज के आने से ईस्ट की तरफ जो समुंदर है, पूर्व की तरफ जो समुंदर है, वहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में व्यापार करने के लिए इसी भाषा का यूज़ हो। और दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी बातें की गई मैकाउले के मिनट में। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर उसने दिए तो इसके मिनट को, मैकाउलेज मिनट को एक्सेप्ट कर लिया गया। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकाउले के 1838 में इंडिया से चले जाने के बाद में 1840s और 1850s में इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल्स बने, और 1857 से पहले पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ भी खोल दी गई। फिर इसके बाद में हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उसके बचे कुछ अधिकार थे, वो अफीम का व्यापार कर रही थी चाइना के साथ में, वो सब छीन लिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, और पावर सारी क्राउन के हाथ में आ गई। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1858 से 1947 तक इन 90 सालों में जो क्राउन ने राज किया, यानी कि आगे के 90 सालों में जब क्राउन ने राज किया
तो उस टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज ख़त्म हो गई, कम उस पर ध्यान दिया जाने लगा, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी डेवलपमेंट हुई इस टाइम पर। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी हायर किया जा रहा था, सिर्फ अंग्रेज़ों को नहीं, इंडियंस को भी हायर किया जा रहा था। तो उसके लिए तो इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी थी, कंपलसरी थी। और दोस्तों 1947 आते आते ये देश की एकमात्र इतनी बड़ी लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज बन गई। 1947 में जब दोस्तों इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसके बाद ये कोशिशें की गई कि हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, मतलब कि राष्ट्रभाषा। लेकिन फिर वही नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, वो सामने आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए कि ऐसे कैसे हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। तो ये फैसला किया गया कि ऐसा करते हैं, टेम्पररी हम लोग इंग्लिश को हम लोग रखते हैं फ़िलहाल के लिए 15 सालों तक, यानी कि 1965 तक, लगभग 1965 तक। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, यानी कि 1965 के बाद में भी वही नॉन हिंदी स्टेट्स के ऑपोजिशंस जो हैं वो हिंदी को उन्होंने कभी भी एकमात्र राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। प्रोटेस्ट तो आज भी जारी है, जबकि उस वक्त ये कोशिश की गई थी, ये माना गया था कि आने वाले 15 सालों में ज़रूर ये हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है ये ज़रूर इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंग्लिश आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लैंग्वेज है। इन दो लैंग्वेजेस के अलावा आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी लैंग्वेजेस भी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारे आसपास के देशों से, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों से इंडिया में लोग इंग्लिश सीखने आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इंडियंस की इंग्लिश पर अच्छी कमांड है और इंडियंस को ईजिली अब्रॉड में जॉब मिल जाती है। यहाँ तक कि इंडिया की ही कंपनीज जैसे कॉल सेंटर्स में देख लो, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो कोई बंदा अगर नाइट शिफ्ट भी करता होगा, हिंदी लैंग्वेज में अगर कोई बंदा कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट भी करता होगा तो उसकी जगह आपको उससे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, फ्लुएंट इंग्लिश आती है, इंग्लिश पर अच्छी कमांड है, तो कई कॉल सेंटर्स तो 30,000 देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स में काम करने वालों को हर टाइप के कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई करना पड़ता है। दूसरा, अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी तो वो भी ऐसे ही बंदों को हायर करेगी जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पर कमांड हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।